गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक शर्मा मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के न्यू टॉपिक के साथ मैं एक नया प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। टॉपिक नेम है ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स और ब्रेन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। An organic disorder is caused by a known pathological condition। किसी भी नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो डिसऑर्डर होता है उनको ब्रेन ऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। इन जनरल एनी डिसऑर्डर दैट इज़ कॉज्ड बाय ए नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन। जनरली देखा जाए तो कोई भी डिसऑर्डर जो कि नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से कॉज हुआ है ऑफ एन ब्रेन स्ट्रक्चर, और ब्रेन स्ट्रक्चर may be characterized as an organic disorder or more especially as an organic mental disorder। ब्रेन स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स कह देते हैं या फिर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स भी हम लोग बोल देते हैं, जो कि नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से डिसऑर्डर्स होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो डिलीरियम एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है, डिलीरियम और डिमेंशिया। सो यहाँ डिलीरियम की बात की गई है बिकॉज आज के दिन हम लोग पार्ट 1 में डिलीरियम को पढ़ेंगे डिटेल में। ए डिसऑर्डर दैट इज़ कॉज्ड बाय ए नॉन फिजिकल डिसफंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। डिलीरियम के लिए बात करें तो ये ब्रेन का डिसफंक्शन है जो कि ब्रेन के किसी भी इन्फेक्शन है या फिर ब्रेन के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से कॉज होता है। इसमें डिलीरियम में बेसिकली पर्सन की कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाती है। नेक्स्ट कंटिन्यूड है इंट्रोडक्शन। एन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज ए डिसफंक्शन ऑफ द ब्रेन दैट मे बी परमानेंट और टेम्परेरी। ब्रेन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में या फिर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स में ब्रेन का डिसफंक्शन हो जाएगा, वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर मे बी कॉज्ड बाय इनहेरिटेड फिजियोलॉजिकल इंजरी और डिजीज अफेक्टिंग ब्रेन टिश्यू, केमिकल और हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज, एक्सपोजर to toxic materials, neurological impairment or abnormal changes associated with aging, according to Logsdon 2011। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स इसका भी कोज है फिजियोलॉजिकली इनहेरिटेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है ब्रेन इंजरी, या ब्रेन में डिजीज़ लाइक इन्फेक्शनल डिजीज़ हो सकती है। सो डिजीज़ क्या करेगी, ब्रेन टिश्यूज़ को अफेक्ट करेगी, साथ में केमिकल और हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ लेके आएगी, साथ में टॉक्सिक मटेरियल्स भी एक्सपोज होके आते हैं, और इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होगा और एबनॉर्मली चेंजेज आएंगे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। सो ब्रेन मेंटल डिसऑर्डर्स में इस जो ब्रेन टिश्यूज़ में प्रॉब्लम्स आएगी उसकी वजह से बुरा इम्पेयरमेंट होगा फिजियोलॉजिकली। नेक्स्ट, जो फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे जिसके ऊपर, वो उसका नाम है डिलीरियम। डिलीरियम और डिमेंशिया कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है ब्रेन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स की। ICD-10 क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग F0 से F009 तक क्लासीफाइड किया गया है। डेफिनेशंस ऑफ डिलीरियम। डिलीरियम इज ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस दैट ऑकर्स ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। डिलीरियम एक पर्सन की कॉन्शियसनेस में चेंज आना है जो कि कुछ शॉर्ट टर्म के लिए या कुछ समय के लिए होता है।
उसे हम लोग डिलीरियम कहते हैं। डिलीरियम इज़ एन एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय impairment of consciousness, disorientation, and disturbance in perception and restlessness that develop over a short period of time. This condition is reversible. डिलीरियम एक एक्यूट मेंटल ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है जिसमें कि पर्सन्स का कॉन्शियसनेस इंप्रूवमेंट हो जाएगी, डिसओरिएंटेड हो जाएगा और जो पर्सन का परसेप्शन है वो अल्टर्ड हो जाएगा या फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। पर्सन्स में रेस्टलेसनेस होगी और ये सब कुछ जो डेवलप होगा वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, उसे हम लोग डिलीरियम कहते हैं। और ये कंडीशन क्या है, रिवर्सिबल भी है। नोट दिया हुआ है स्पेशली डिलीरियम के लिए। डिलीरियम को क्या है, पर्सन्स लाइटली नहीं लेना चाहिए बिकॉज डिलीरियम कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड शुड बी व्यूड एज ए इमरजेंसी। डिलीरियम एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इसको हमें एक एज ए इमरजेंसी लेना चाहिए। इट इज़ यूजली कॉज्ड बाई ए इन्फेक्शन, और ये एक इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है। एंड सो द अंडरलाइनिंग कॉज नीड टू बी ट्रीटेड, और हमें कॉज का पता करने के बाद में उसका जो ट्रीटमेंट जो चाहिए उसको देना चाहिए। नेक्स्ट, अदर टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब डिलीरियम। डिलीरियम के बारे में कुछ और टर्म यूज़ की गई हैं, जैसे एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिस सिंड्रोम, एक्यूट डिसफंक्शनल एंड एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट, एक्यूट ब्रेन फेलियर, टॉक्सिक कन्फ्यूजन स्टेट, एक्यूट ऑर्गेनिक साइकोसिस, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। ये सब क्या है, टर्म यूज़ की गई हैं डिलीरियम को डिस्क्राइब करने के लिए। यह बोला जाए ये सब अदर नेम है डिलीरियम के। इंसिडेंस हाईएस्ट अमोंग द मेंटल ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। मेंटल ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा डिलीरियम होता है। इन द जनरल हॉस्पिटल्स अबाउट 10 to 20% ऑफ मेडिकल सर्जिकल इन पेशेंट्स सफ़र डिलीरियम, और 10 to 20% जो जनरल हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते हैं वो लोग डिलीरियम से भी सफ़र करते हैं। अबाउट 30% ऑफ एल्डरली और जीडियाट्रिक पेशेंट सफ़र दिस कंडीशन। 30% जो ओल्ड एज पर्सन है या जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं वो डिलीरियम से सफ़र करते हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हायर इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, और डिलीरियम जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में देखा जाता है। नेक्स्ट, कोर्स एंड प्रोग्नोसिस। द ऑनसेट इज़ यूजुअली अब्रुप्ट। जो डिलीरियम का कोर्स और प्रोग्रेसिस है वो अब्रुप्ट रहती है, मतलब कम ज़्यादा हो सकती है यूजली। द ड्यूरेशन ऑफ एन एपिसोड इज़ यूजली ब्रीफ, और ये कम समय के लिए होता है। लास्टिंग फॉर अबाउट ए वीक, कुछ हफ्ते तक भी रह सकता है डिलीरियम। सो इसका कोर्स एंड प्रोग्नोसिस अच्छा है। नेक्स्ट, एटियोलॉजी और कॉजेज़। फर्स्ट, सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस। बॉडी ऑर्गन के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से भी डिलीरियम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल निमोनिया हुआ, तो बेसिकली ये सब क्या है, कंडीशंस हैं जो कि पर्सन्स के सिस्टम वाइज डिसऑर्डर कर देती है। प्यूरल सेप्सिस हो गया, टाइफाइड हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया, एट्सेट्रा। ये सब कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इन्फेक्शन डिजीज़ हैं जो सिस्टम वाइज होती है। हाई फीवर हो गया, जनरल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन मेटाबॉलिज्म एंड अदर इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन। जनरल डिस्टर्बेंस जो होगा पर्सन्स के वो हो सकता है मेटाबॉलिज्म में
और इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन की वजह से भी डिलीरियम हो जाए। एग्जांपल की बात करें तो फ्रंटल लीजन्स ऑफ द रैट, पैरेटल लूप्स, मेनिंजाइटिस, सेरिब्रल मलेरिया एंड इंसेफेलाइटिस एट्सेट्रा, इन सब की वजह से भी डिलीरियम हो सकता है। इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्रेन और एनोक्सिया, एग्जांपल कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर या बोला जाए हार्ट फेलियर, नेक्स्ट निमोनिया, पल्मोनरी फेलियर और एनीमिया एट्सेट्रा। ऑक्सीजन की कमी अगर ब्रेन में होगी या एनएक्सिया होगा तो पर्सन्स को डिलीरियम होने के चांसेस होते हैं। बेसिकली डिलीरियम में क्या है ना, पेशेंट का या फिर इंडिविजुअल का कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होता है, सो उसके लिए एनोक्सिया भी रिस्पॉन्सिबल है डिलीरियम के लिए। कंटिन्यूड है कॉजेज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक कन्वल्जन और सीजर्स, हेड ट्रॉमा, पर्सन्स को अगर हेड इंजरी हुआ है तो उसकी वजह से भी डिलीरियम हो सकता है। एक्सेसिव एल्कोहल यूज़ और विड्रॉल सिम्टम्स, एक्सेसिव एल्कोहल यूज़ की वजह से या फिर विड्रॉल सिम्टम्स जो आएंगे पर्सन्स में उसकी वजह से भी डिलीरियम हो सकता है। इसको हम लोग एग्जांपल बोला जाए तो डिलीरियम ट्रेमेंस बोला जाता है। ड्रग टॉक्सिकेशन और विड्रॉल सिम्टम्स, कोई भी ड्रग टॉक्सिकेशन की वजह से हो सकता है डिलीरियम, या उसके विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से आएगा। एग्जांपल की बात करें जो ड्रग्स हैं, एट्रोपिन हो गया, कोकीन हो गया, ब्रोमाइड्स हो गया, विड्रॉल फ्रॉम ओपियोट्स एंड बारबिटूरेट एट्सेट्रा। बारबिटूरेट में बेसिकली जो डायज़ेपाम्स है या फिर जो सेडेटिव्स हैं वो आते हैं। नेक्स्ट विटामिन डिफिशिएंसी, एग्जांपल पेलेग्रा, निकोटिमाइड डिफिशिएंसी, थायमिन डिफिशिएंसी, रिंग्स एन्सेफेलोपैथी एट्सेट्रा। ये सब विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम होने वाली है, इनकी वजह से भी इन कंडीशंस में भी डिलीरियम हो सकता है। ये एक मेमोजेनिक या फिर बोला जाए याद करने लायक टर्म बना के रखा है डिलीरियम के ओरल कॉज के लिए। ये यूजली मेमोनिक फॉर रिमेम्बरिंग पॉसिबल कॉज ऑफ डिलीरियम इज आई वॉच डेथ। आई वॉच डेथ का पूरा फुल फॉर्म एनलिस्ट करके रखा हुआ है। आई फॉर इन्फेक्शन, डब्ल्यू फॉर विड्रॉल यानी ड्रग्स की वजह से, ए फॉर एक्यूट मेटाबॉलिक, टी फॉर ट्रॉमेटिक इंजरी, सी फॉर CNS लीजन्स यानी ब्रेन लीजन्स, डी फॉर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, ई फॉर एंडोक्राइन दैट मीन्स किसी भी ग्लैंड की हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डिलीरियम हो सकता है, ए फॉर एक्यूट वैस्कुलर, टी फॉर टॉक्सिन दैट मीन्स किसी मेडिसिन यूज़ करने की वजह से उसका हार्मफुल इफेक्ट होना, एच फॉर हैवी मेटल्स लाइक कुछ भी ऐसा जो लाइक लेड या पॉइजनिंग जैसा यूज़ करना, उसकी वजह से भी डिलीरियम की कॉजेज़ में इंक्लूड किया गया है या फिर डिलीरियम इन सबसे होगा। एक याद करने लायक वर्ड दिया गया है सबसे कॉमनेस्ट, आई वॉच डेथ। इट इज़ अ वेरी सिंपल टर्म टू मेमोराइज फॉर कॉजेज ऑफ डिलीरियम। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट फिजिकल सिम्टम्स, हेडेक, ओवर सेंसिटिविटी, नोइज एंड लाइट, एक्स एंड पेन, एक बॉडी एक हो सकता है या फिर किसी भी एक पार्ट में एक हो सकता है, सो पेन भी होगा। ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। नंबर 2 डिस्टर्बेंस ऑफ द स्लीप साइकिल, फर्स्ट इंसोम्निया और इन सीवियर केसेस टोटली लॉस ऑफ स्लीप। ये स्लीप की जो साइकिल है उसमें चेंज हो जाएगा या डिस्टर्बेंस हो जाएगा डिलीरियम की वजह से।
सेकंड नाइट ट्रेमर्स, थर्ड रेस्टलेसनेस, disturbance of emotion like anxiety, apathy, depression, euphoria, fear, irritability, aggression, ये सब इमोशंस की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है या सिम्टम्स हैं। इमोशंस अगर उसके अल्टर्ड होंगे या इमोशंस डिस्टर्बेंस होगा तो ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे। ये मैंने क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग सेपरेट किया है, अदरवाइज आप लोग कॉमनेस्ट लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ट्रमर्स, एस्टेक्सिस, एटेक्सिया। नेक्स्ट साइकोमोटर डिस्टर्बेंस लाइक स्लूगिस, स्टेप्रोरिस, हाइपर या हाइपर एक्टिविटी, पिकिंग एट द बेड क्लोथ्स, ये पर्सन्स की फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है या फिर मोटर डिस्टर्बेंस की वजह से पर्सन्स में सिम्टम दिखेंगे। नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कॉम्प्रिहेंशन, डिस्टर्बेंस इन रिसेंट मेमोरी। नेक्स्ट अटेंशन इम्प्रूवमेंट, पर्सन्स का जो अटेंशन इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वेरी हार्ड टू फोकस एंड सस्टेन अटेंशन, काफ़ी पर्सन को प्रॉब्लम आती है अटेंशन फोकस करने में किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेके। नेक्स्ट डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन लाइक हेलुसिनेशन और इल्यूजन, तो परसेप्शन के प्रॉब्लम्स भी आएगा। नेक्स्ट डिस्टर्बेंस इन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में डिसओरिएंटेड हो जाएगा पर्सन, तो उसमें क्या क्या आएगा पर्सन को, टाइम, डे, पर्सन, पीपल एंड इन्वायरमेंट, प्लेस और सिचुएशन, इन सब को पर्सन पहचान नहीं पाएगा। पेशेंट डिस्टर्ब बाय इररिलेवेंट इन्वायरमेंट स्टिमुलस, पर्सन किसी भी इररिलेवेंट स्टिमुलस की वजह से डिस्टर्ब भी हो सकता है। नेक्स्ट डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग लाइक डिल्यूजन, इनकोहेरेंट स्पीच, ये सब डिल्यूजन थिंकिंग का प्रॉब्लम है, डिल्यूजन और इनकोहेरेंट स्पीच। नेक्स्ट है 11 नंबर पे इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, पर्सन्स का कॉन्शियसनेस इम्प्रूवमेंट होगा लाइक क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस रेंजिंग फ्रॉम ड्राउजीनेस टू स्टूपर एंड कोमा, पर्सन्स का कॉन्शियसनेस चेंज होगा, उसमें क्लाउडीनेस आएगा मतलब ब्लर दिखेगा, और हो सकता है पर्सन्स को ड्राउजीनेस हो और स्टूपर लाइक कोमा तक भी पर्सन्स की कंडीशन हो सकती है इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस में। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक फीचर्स, फर्स्ट हिस्ट्री टेकिंग, सेकेंड फिजिकल असेसमेंट या फिर बोला जाए फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ ऑनसेट, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस और स्टेट ऑफ सेंसोरियम, फॉर एग्जांपल क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन, मेमोरी लॉस एटसेट्रा। इस सब के बारे में हम लोग टेस्ट करेंगे या फिर हम लोग ये पता कर सकते हैं सेंसोरियम के स्टेट को देख के पर्सन्स के बारे में कि पर्सन्स को डिलीरियम का डिसऑर्डर्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, फर्स्ट जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो है साइकोफार्माकोलॉजी, तो उसमें फर्स्ट ड्रग देते हैं हम लोग एंटीसाइकोटिक, एग्जाम्पल है उसका हेलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमाजीन या CPZ बोलते हैं हम लोग, टू ट्रीट साइकोटिक सिम्टम्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या है, बेसिकली साइकोटिक फीचर्स को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है। और नेक्स्ट ड्रग है एंटी एंजाइटी ड्रग, सर्वडाइजापाम, लोराजापाम, टू रिड्यूस एंजाइटी। एंटी एंजाइटी ड्रग्स में हम लोग डाइजापाम और लोराजापाम का कॉमनेस्ट यूज़ करते हैं या पर्सन्स को देते हैं हम लोग, और ये सब एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती हैं ड्रग, एंटी एंजाइटी ड्रग। ट्रीटमेंट कंटिन्यूड, ट्रीट द अंडरलाइनिंग कॉज ऑफ इन्फेक्शन इमीडिएटली, जो पर्सन्स को हम लोग इन्फेक्शन देखा है इन्वेस्टिगेशन में मिला है हमें, उनको इमीडिएटली ट्रीट करना है। इफ़ नो एडमिनिस्टर्ड IV फ्लूइड, करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट एम्बुलेंस, अगर आप लोग को पता है तो पर्सन्स को क्या करना है, IV फ्लूइड इंसर्ट करना है जिससे कि उसका इलेक्ट्रोलाइट एम्बुलेंस
सही हो, इम्प्रूव हो। नेक्स्ट, गिवन ऑक्सीजन फॉर हाइपोक्सिया, पर्सन्स को ऑक्सीजन देना चाहिए जिससे कि हाइपोक्सिया ना हो। करेक्ट थायमिन डिफिशिएंसी बाय यूजिंग IV 100 mg ऑफ विटामिन B12, विटामिन सप्लाई करके हम लोग थायमिन की कमी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट, प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट, restrict environment stimuli such as reducing sound volumes of radio and TV। हम लोग को पेशेंट के जो रूम में या फिर उसके सराउंडिंग एरिया में टीवी रेडियो का साउंड जो है मिनिमम करके रखना है या फिर एक कॉमन वैल्यू पर रखना है। नेक्स्ट, कीप यूनिट क्लाम, जो उसका यूनिट है जहाँ पेशेंट एडमिट है वहाँ इन्वायरमेंट एकदम काम होना चाहिए। प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम हार्मिंग सेल्फ एंड अदर एज ही और सी रिस्पॉन्ड टू हेलुसिनेशन, इल्यूजन एंड डिल्यूजन। जो कोई भी साइकोटिक फीचर्स हैं उनकी वजह से पेशेंट किसी और को हार्म ना करे या फिर अदर को या फिर सेल्फ को हार्म ना करे, उससे पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है या बचाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरेंज यूनिट और रूम ऑफ द पेशेंट इन सच ए वे टू प्रिवेंट इंजरी। हम नर्स को पेशेंट का रूम इस तरह से मैनेज करना है कि पेशेंट कोई इंजरी ना हो और या फिर इंजरी होने से उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट, टू टीच क्लाइंट टू रिक्वेस्ट असिस्टेंस फॉर एक्टिविटीज़ सच एज गेटिंग आउट ऑफ बेड, गोइंग टू बाथरूम। पेशेंट्स को टीच करने की हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर जो एक्टिविटीज़ करने के लिए हम लोग पेशेंट्स को टीच कर सकते हैं। जो पेशेंट है जैसे कि उसको बोला जाए कि तुम बेड से खड़े होकर बाथरूम जाइए, तो ये सब बोल के हम लोग पेशेंट्स के बारे में टीच कर सकते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, मीट द फिजिकल नीड ऑफ द पेशेंट। फर्स्ट, कंडक्ट फिजिकल असेसमेंट on the patient regularly. Second, provide appropriate care by using the needed nursing measures to reduce high fever if present. फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट करना है नर्स को। नेक्स्ट, प्रोवाइड करना है उसके लिए केयर जो उसको नीड है। अगर देखा जाए तो पेशेंट को अगर फीवर है तो उसको हम लोग फीवर रिड्यूस करना चाहिए फर्स्टली। नेक्स्ट, मेंटेन इनटेक और आउटपुट चार्ट, पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। टेक केयर ऑफ हाइजीन नीड्स सच एज ग्रूमिंग, ओरल एंड स्किन केयर। नर्स को पेशेंट का जो हाइजीन मेंटेन करके रखना है, चाहे उसका ग्रूमिंग हो या फिर ओरल केयर हो और स्किन केयर भी, लाइक बेड बाथ देते हैं वो पेशेंट्स को देना चाहिए। नेक्स्ट, मॉनिटर वाइटल साइन एंड डॉक्यूमेंट एज अप्रोप्रिएट। जो पेशेंट्स के वाइटल साइंस हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट, नीली ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एनी साइन ऑफ ड्राउजीनेस एंड स्लीप as this may be a indicate that she or he is sleeping into coma। अगर पेशेंट्स को ड्राउजीनेस या स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हम लोग को दिखती है या इंडिकेशन जैसे मिलते हैं तो हो सकता है पेशेंट्स कोमा के लिए जा रहा हो। सो हमें ये क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा पेशेंट को। नेक्स्ट, एलिवेट पेशेंट फियर एंड एंजाइटी। पेशेंट और का जो एंजाइटी फियर है उसको कम करना है या रिड्यूस करना है बोला जाए तो। रिमूव द ऑब्जेक्टिव इन द रूम दैट सीम्स टू बी ए सोर्स ऑफ मिस इंटरप्रेटेड परसेप्शन। पर रूम में से पेशेंट के रूम में से ऐसी चीज़ें हटाओ या ऐसे ऑब्जेक्टिव को हटा दो जो कि पेशेंट्स को गलत परसेप्शन दे रहे हैं।
have the some nurse all the patients or bedside if possible. पेशेंट के लिए नर्स को ऑल टाइम अगर चाहे तो पेशेंट के पास ही रह सकते 24 आवर्स, उसके बेड साइड में रहना चाहिए नर्स को अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज़ मैनेज करना चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करे नर्स. कीप रूम वेल लाइटेड स्पेशली एट नाइट. रूम का लाइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए खासकर नाइट के समय में. मैनेज क्लाइंट कन्फ्यूजन. फर्स्ट स्पीक टू क्लाइंट in a calm manner, in a clear, low voice, use simple sentence. जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसके साथ में बड़े प्यार से और धीमे से बात करनी चाहिए और क्लियर बात करो और वॉइस जो है लो रखें. साथ में स्मॉल सेंटेंस यूज़ करें या फिर सिंपल सेंटेंस यूज़ करें जिससे कि वो सुन पाए या फिर उसको पर्सन्स कुछ फोकस कर पाए सेंटेंसेस के ऊपर. अलाउ एडिक्वेट टाइम फॉर क्लाइंट टू अंडरस्टैंड सेंटेंस एंड रिस्पॉन्ड. पेशेंट को टाइम देना चाहिए जिससे कि वो हमारी बात को समझे और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करे. अलाउ क्लाइंट टू मेक डिसीजंस एज मच एज सी और ही इज़ एबल. वो जिस लायक है उतने डिसीजन लेने के, उस तरह का डिसीजन लेने के लिए उन्हें टाइम देना चाहिए और उसको पर्सन्स को डिसीजन लेने के लिए बोलना भी चाहिए. नेक्स्ट, प्रोवाइड ओरिएंटिंग वर्बल क्यू व्हेन टेकिंग विद क्लाइंट. नेक्स्ट, यूज़ सपोर्टिव टच इफ़ अप्रोप्रिएट. पेशेंट को अच्छे से टच करना चाहिए. हो सकता है पर्सन के फोरहेड पे टच करें या फिर शोल्डर्स पे से शोल्डर को टच करते हुए पर्सन्स को रिलैक्स दिलाएं. तो इसे क्या है, अप्रोप्रिएट तरीके से पेशेंट को टच करना चाहिए. कहने का मतलब ये है. नेक्स्ट, फैसिलिटेट ओरिएंटेशन. पर्सन अगर डिसओरिएंटेड होगा डिलीरियम में तो उसके लिए फैसिलिटी देनी चाहिए ओरिएंटेशन की. फर्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंटली रिपीटेड and explain to the patient where she or he is, what date, time and day it is. पर्सन्स को बार बार या फिर उसको एक्सप्लेन करके देना चाहिए अभी कहाँ है वो और इसका टाइम या डेट क्या हो रहा है, आज का दिन कौन सा है. वो सारी चीज़ें पर्सन्स को बार बार बतानी चाहिए, एक्सप्लेन करनी चाहिए. हैव ए कैलेंडर इन द रूम एंड टेल पेशेंट what day it is always. Next, have a clock in the room and inform him or her what time it. See if she or he is not able to do so. अब पेशेंट के रूम में हमें क्लॉक रखनी चाहिए, इसको इन्फॉर्म भी करना चाहिए टाइम के बारे में. तो इससे क्या होगा, पर्सन का ओरिएंटेशन अच्छा हो जाएगा. ऐसे कैलेंडर भी रखना चाहिए, उसके बारे में बताया हम लोग को कि डेट और टाइम क्या है. ऑलवेज इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड अदर्स टू पेशेंट विद देयर नेम इफ़ द नर्स मिस आइडेंटिफाइड्स देम. हमेशा पर्सन के सामने जो अदर्स हैं या फिर सेल्फ है उसके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहिए विद नेम. वो पॉसिबल हो तो नर्स कुछ भी अपना नाम बता सकती है, ज़रूरी नहीं है कि अपना एक्चुअल नाम बता के दे. नेक्स्ट है व्हेन द एक्यूट स्टेज इज़ ओवर टेक पेशेंट आउट एंड इंट्रोड्यूस हिम और हर टू अदर्स. जब पेशेंट का एक्यूट स्टेज होगा और पेशेंट के सामने अगर
इंट्रोड्यूस किया जाए उसको और अदर्स के सामने पेशेंट को, तो पर्सन्स इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा और हेल्पफुल मिलेगी पर्सन्स को जानने में, पहचानने में। तो बेसिकली डिलीरियम क्या है, एक्यूट स्टेज है, सो इजी होगा पर्सन्स के लिए ओरिएंटेड होना, या फिर उसको ऐसी फैसिलिटी मिलेंगी तो पर्सन्स का ओरिएंटेशन करेक्ट हो जाएगा। एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, बताएं टॉपिक कैसा लगा, और कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसको कमेंट में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।